नमस्कार दोस्तों, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। रोज की ही भांति आज हम लोग फिर एनसीईआरटी की सीरीज लेकर के आए हैं। इस एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग आपकी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। इस एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज सीरीज में आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 10 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th, जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका। तो उस बुक के जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के आज हम लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं। डेली की सीरीज आपको पीछे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू करके सीरीज का नाम है, आप उसमें प्रत्येक चैप्टर के डिटेल्ड सॉल्यूशन को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी क्लास 11th, बुक का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। भारतीय संविधान को समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है, किया जाता रहा है, और ये बिल्कुल सही बात है। 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं भारतीय संविधान में, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका सही है। द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन चेंज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो भारतीय संविधान का संशोधन है वो संशोधन करने की शक्ति पार्लियामेंट के पास है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत। लेकिन जो हमारा संविधान का इंटरप्रिटेशन करने वाला इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रीमाइस में कभी भी संशोधन नहीं कर सकते, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। और ये डिसीजन दिया गया था केशवानंद भारती के। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द कंट्रीज कैन रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंटायरली डिपेंडिंग अपॉन द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। यानी कि परिस्थितियां बदल जाने पर देश अपना संविधान बदल सकते हैं पूरा का पूरा। देखिए, कई देशों का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं यूएसएसआर का, यानी कि रशिया का। इसने 4 बार अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा बदला है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इन इंडिया द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूड एज अडॉप्टेड इन ऑन नवंबर 26, 1949। यानी कि जैसा संविधान हमने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था, वैसा ही बिल्कुल संविधान, सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू कर रहा है आज भी। तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ढेर सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, हम इसमें भी ए लगाएंगे क्योंकि पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। Which among the following helps constitution to stay as a living document? कॉन्स्टिट्यूशन को एक जीवंत दस्तावेज, लिविंग डॉक्यूमेंट कौन सी चीज बनाती है? पहला पॉइंट, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। समाज के बदलते हुए आवश्यकताओं के अनुरूप हम अपने संविधान में चेंज कर सकते हैं। ये एबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है। तो पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, मेच्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग पार्टीज एंड जुडिशियरी इन इंटरप्रिटेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो रूलिंग पार्टीज हैं, यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? हम यहां पर बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो रूलिंग पार्टी है और जो जुडिशरी है वो इतनी मेच्योर और फ्लेक्सिबल है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन समय समय पर जरूरत के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। फ्लेक्सिबल हैं, मेच्योर हैं, वो समझते हैं कि समय की जरूरत क्या है, समाज की जरूरत क्या है। तो ये बात भी सही है। हमारी जुडिशरी ने भी बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशंस करी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कई बार अपने डिसीजंस को ही रिव्यू किया है। ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और मैच्योरिटी को दिखाता है। इसी प्रकार
जो कानून है, जो लॉज हैं, उन पे रूलिंग पार्टीज ने जरूरत के हिसाब से चेंजेस कर किए हैं, ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी को शो करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हमको करेक्ट चूज करना है तो इसमें हम लगाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Indian Constitution is a fine mix of rigidity and flexibility when it comes to the amendment of the Constitution. देखिए, भारतीय संविधान में रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक बहुत ही अच्छा सा बैलेंस है। आप संविधान की बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वहां पर संविधान रिजिड हो जाता है। लेकिन संविधान में समय की जरूरत, समाज की जरूरत, बदलते हुए परिवेश की जरूरत, इनके अनुसार से चेंजेस कितने भी किए जा सकते हैं। ये हमारे संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लोचशीलता को दिखाता है। तो पहला पॉइंट सही है। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन का प्रावधान करता है। यह आर्टिकल बिल्कुल सही यही बात करता है। पॉइंट नंबर 3, अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा, नॉट इन लोकसभा। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल चाहे आप लोकसभा में पेश करें, चाहे आप राज्यसभा में पेश करें, आप कहीं भी पेश कर सकते हैं। दोनों जगह से सेम तरीके की मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो इसलिए इसको हम गलत मानेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ए, यानी कि 1 एंड 2। नंबर 5, every article in the constitution should be amended under article 368 only. देखिए, संविधान संशोधन का अनुच्छेद जो है वो 368 है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में परिवर्तन नहीं करते। उसको नॉर्मल मेजॉरिटी से, नॉर्मल तरीके से भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, लेकिन ये 368 वाला संविधान संशोधन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं, पहला स्टेटमेंट को आप गलत करें। दूसरा स्टेटमेंट, फॉर अमेंडिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब भी कभी केंद्र यानी कि संघ संविधान के उन प्रावधानों में परिवर्तन करेगा जो फेडरलिज्म से रिलेटेड है, जो परिसंघ की अवधारणा से रिलेटेड है, तो उन संविधान संशोधनों को करने के लिए हमें आधे राज्यों की, कम से कम आधे राज्यों की सहमति लेनी होगी, उनकी अप्रूवल लेनी होगी, उनकी कंसेंट लेनी होगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया यहां से, इसलिए इसमें आप डी लगाइए। ठीक है, नाउ come to the question number 6. Consider the following statement. The president cannot send the constitution amendment bill for reconsideration. जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, उन्हें इस पर वीटो शक्तियां नहीं होती। तो कैन नॉट सेंड लिखा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। The Constitution Amendment Bill can only be introduced with the prior approval of the President. देखिए, जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता, प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आफ्टर पासिंग फ्रॉम द बोथ हाउसेज इट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन बिल को पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। संविधान संशोधन बिल के बारे में एक बात और जान लीजिएगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है इसको कोई प्राइवेट मेंबर, यानी कि प्राइवेट मेंबर का मतलब कोई भी एमपी या गवर्नमेंट कोई भी ला सकता है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, और इसके लिए प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए आप इसमें ए लगा सकते। Question number 7. Consider the following statement. Simple majority means majority of more than 50% of members present and voted. जो आए हैं, उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, उसका 50% से अधिक होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल मेजॉरिटी। बात, ratification of constitution amendment bill by state legislatures requires simple majority.
जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं उनमें अगर अमेंडमेंट करना है, उनको अगर चेंज करना है, तो हमें कम से कम आधे राज्यों की सहमति चाहिए होगी, अप्रूवल चाहिए होगा, रेटिफिकेशन चाहिए होगा। लेकिन उस रेटिफिकेशन के लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वहां पर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सामान्य बहुमत से नहीं पारित होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा संसद से। स्टेट्स इसको सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल देंगे। ठीक, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मींस मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% इसका इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट का, संसद की प्रभावी जो सदस्य संख्या है उसका। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब टोटल मेंबरशिप। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ शब्द का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो आप इसमें डी लगाएंगे। Now come to the question number 8. Consider the following statements with respect to special majority. विशेष बहुमत के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। Under Article 368, special majority means majority of 2/3 members present and voting, supported by over 50% of the total strength of the house. ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत का तात्पर्य है इतनी भी टोटल जो प्रेजेंट और वोटिंग है उसका 2/3 चाहिए और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बात बिल्कुल सही है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो इफेक्टिव मेजॉरिटी है उसका 50% होना चाहिए और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है वो उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत वाली स्पेशल मेजॉरिटी मानी जाएगी। पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो लिखा हुआ है ये हमेशा इस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा। ठीक है, दूसरा, द पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डज नॉट अफेक्ट फेडरलिज्म रिक्वायर्स दिस टाइप ऑफ मेजॉरिटी। देखिए, अगर फेडरलिज्म को इंपैक्ट कर रहा है तो 50% स्टेट वाला क्लॉज ऐड हो जाए। अगर वो फेडरलिज्म को इंपैक्ट नहीं कर रहा है तो इस मेजॉरिटी से आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करना होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है और इसके हिसाब से हम इसमें बोथ ऑफ देम पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स: 15th अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट एंड 61st अमेंडमेंट। 15th अमेंडमेंट में क्या हुआ था? जजेस ऑफ हाई कोर्ट की एज बढ़ाई गई। ठीक है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट की एज पहले जो थी वो 60 इयर्स हुआ करती। ठीक है, इसको बढ़ा करके 62 इयर्स कर दिया गया था बाय 15th अमेंडमेंट एक्ट। 52nd अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत बाद में इसी के अंतर्गत क्या किया गया, जो आपका शेड्यूल 10th है वो जोड़ा गया। शेड्यूल 10th को जोड़ा गया कि 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, जिसको अमेंडमेंट को हम एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। 61st अमेंडमेंट lowering the age of 20 from 21 years to 18 years। 6वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? जो वोटिंग एज है, जो मतदान की आयु है, वो 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी। तो आप डी लगाइए क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट sought to override the ruling of Supreme Court in केशवानंद भारती केस। जो 42वां संविधान संशोधन था उसने सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती केस के डिसीजन को बदलने का प्रयास किया था। यस, बिल्कुल किया था। 42वें संविधान संशोधन से बहुत सारी चीजें ये थी जो बेसिक स्ट्रक्चर को भी चेंज कर रही थी और वो संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, और इसी संविधान संशोधन से ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज टू 6 इयर्स थ्रू दिस अमेंडमेंट। और इसी अमेंडमेंट के द्वारा जो लोकसभा का टेन्योर है वो बढ़ा करके 5 साल से 6 साल कर दिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आप इसमें लगा सकते हैं बिना झिझक। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस आपके आज के हो गए। कल हम लोग नेक्स्ट बुक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज हमने
आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक को कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोचिंग के पास विजिट करके पूछ सकते हैं, या आपके पास नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसको अच्छे से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।